Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will teach you chapter 9 of science, the living organisms and their surroundings. तो इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटाट, अडाप्टेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका कैसा घर होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. And the topics which are covered in the chapter are: first one is your habitat, adaptations, types of habitat, acclimatization and components of a habitat. तो habitat पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि habitat का मतलब क्या होता है. So what is an habitat? The surrounding where an organism lives, where it can find food, shelter and a favorable condition for breeding is known as its habitat. तो habitat क्या होता है? एक ऐसा सराउंडिंग होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह सकता है, अपना उसे फूड मिल सकता है, खाना मिल सकता है, रहने की जगह मिल सकती है, उसको अपना घर मिल सकता है और फेवरेबल कंडीशन उसको ब्रीडिंग के लिए मिल सके. उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज करना, अपना न्यू बीइंग क्रिएट करना. तो वो चीज़ आपका क्या हो गया? वो सराउंडिंग आपका क्या कहलाएगा? हैबिटाट कहलाएगा. वहीं पर अगर हम अडाप्टेशन की बात करें तो अडाप्टेशन मतलब अडाप्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना किसी भी सराउंडिंग में. द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अडाप्टेशंस. तो वो एबिलिटी जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को किसी भी सराउंडिंग में एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? अडाप्टेशन कहते हैं. और अडाप्टेशंस आर द चेंजेस इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट विल अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द हैबिटाट. और अडाप्टेशंस क्या होते हैं? ये वो चेंजेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के स्ट्रक्चर में या बिहेवियर में, जो कि अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को ताकि वो उस हैबिटाट में सर्वाइव कर सके, जी सके. ठीक है. अब हैबिटाट जान लें कि हैबिटाट सराउंडिंग होती है जहाँ ऑर्गेनिज्म रह सकता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है और ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती है. फिर अडाप्टेशन एबिलिटी होती है जहाँ पे वो किसी भी सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट करे या चेंजेस कह सकते हैं जो उसके बिहेवियर या ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में आए ताकि वो उस हैबिटाट में सर्वाइव कर सके. सो अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटाट. तो कितने तरीके के हैबिटाट होते हैं हमारे? दो तरीके के, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट. तो आपने नेम पढ़े होंगे एक्वेटिक एनिमल्स के. तो एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल वो हैबिटाट होता है, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अभी आपको एनिमल्स का एग्जांपल दे रही हूँ कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा. तो वो एनिमल्स होते थे जो लैंड पे पाए जाते हैं. तो उसी में हम क्या आगे कैटेगरी, हमने हैबिटाट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उसी तरीके से, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, एक्वेटिक का. तो अब फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल, उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है. तो अभी मैंने क्या कहा? टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते थे? जो लैंड पे रहते. तो यही चीज़ इसमें कही गई है, ये हैबिटाट के बारे में. तो इसमें जगह के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाएगा. इट रिफर्स टू द लैंड, ये लैंड को रिफ़र करता है जहाँ पे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव, जहाँ पे सारे प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सके. ठीक है. एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो अभी मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ हैबिटाट से पहले बताया था कि हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, वही चीज़ें इसमें है कि जो एनिमल्स लैंड पे रह सके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो प्लांट्स लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. टेरेस्ट्रियल वर्ड से ही आप समझ जाना कि लैंड पे रहने वाले लोगों की बात की जा रही है. ठीक है. फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, अब लैंड तो खाली एक तरीके का ही नहीं होता है ना, उसको भी फर्दर काफ़ी चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है. अच्छा, अभी आप सोच रहे हो इतने फास्ट पढ़ा दे रहे हो, तो मैं इस लेक्चर में खाली आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ओके. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है? ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स में. तो पहला हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट. दीज आर लार्ज एरियाज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स. तो ये लार्ज एरियाज होते हैं जो ट्रीज एंड प्लांट से कवर्ड होते हैं. नेक्स्ट, organisms living in the forest depend upon abiotic factors like availability of water, temperature and sunlight. तो देखो कुछ फैक्टर होते हैं हमारे, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक. तो ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, वो एबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि क्या? एयर हो गया आपका, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें
एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स। ओके, अब हमारे फॉरेस्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो अभी मैंने बोल दिया, ओवरव्यू दे रही हूँ, फटाफट मैं आपको खाली बता रही हूँ चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है। अभी आप डाउट में नहीं आना, इतनी जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिया, आगे भी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्रासलैंड। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का सेकंड पार्ट है। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रासलैंड नाम सुनकर ही समझ में आ रहा होगा चीज़ें किससे कवर्ड है, एरिया किससे कवर होगा आपका, ग्रासेस से। सो दीज आर मेनली कवर्ड बाय लॉन्ग एंड थिक grasses and temperature ranges between -20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है। एनुअल रेनफॉल दे रिसीव वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। और जो एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल में जो बारिश होती है वो बिटवीन 50 से 90 सेंटीमीटर के रेंज में होती है, ठीक है। अब डेजर्ट्स थर्ड हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो ये कैसे एरिया होते हैं जिसमें स्कैंटी रेनफॉल होती है। सो स्कैंटी रेनफॉल का मतलब क्या होता है, काफ़ी कम बारिश होना, नाम मात्र बारिश होना किसी एरिया में, ठीक है। एंड दीज आर ड्राई विथ सैंड कवरिंग विथ ऑल रीजन। तो ये क्या होता है, ये काफ़ी ड्राई होते हैं और इसमें सैंड मतलब ये पूरा जो रीजन होता है ये किससे कवर होता है, सैंड से होता है, काफ़ी सूखा होता है, ठीक है। डेजर्ट्स आर मोस्टली हॉट रीजन्स बट सम ऑफ देम आर इवन टू कोल्ड रीजन्स। तो डेजर्ट जो होते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रीजन होता है और उसमें से कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जो काफ़ी ठंडे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आता है माउंटेन्स। तो ये सारे लैंड के ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है। एंड माउंटेन्स दीज रीजन्स आर रॉकी एंड ड्राई। तो इसमें आप देखोगे माउंटेन्स का भी पत्थर वत्थर होता है और ड्राई होता है। समटाइम्स वाटर अकर्स एज फ्लोइंग स्ट्रीम्स, और कभी कभी क्या होता है पानी यहाँ से बहता है, ठीक है। आप देखते हो ना कि झरना बह रहा होता है, माउंटेन्स से झरने बहते हैं, वाटरफॉल होता है, तो वही चीज़ें बताई गई है। एंड प्लांट्स प्रेजेंट ऑन हिल्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स, दीज आर कॉनिकल एंड एवरग्रीन। और जो प्लांट्स जो हिल्स पे प्रेजेंट होते हैं इन्हें क्या नाम दिया गया है, जीरोफाइट्स दिया गया नाम। और उस ये कैसे पेड़ होते हैं, कॉनिकल होते हैं, कोन शेप के होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पोलर रीजन, मतलब काफ़ी ठंडा एरिया होता है जहाँ बर्फ़ होते हैं। तो दीज रीजन्स आर कवर्ड विद हाई स्नोई पिक्स। ये रीजन्स काफ़ी हाई स्नोई मतलब बर्फ़ के उससे पीक से चोटी होती है, बर्फ़ की चोटी होती है, उससे काफ़ी कवर है ये रीजन। और एनिमल्स फाउंड हेयर आर अडॉप्टेड बाय हैविंग थिक फरी कोट ऑन द स्किन। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो जो इनके पास थिक फरी कोट होती है ना, फर की जो कोट होती है वही इन्हें ठंड से बचाती है। तो यहाँ के एनिमल्स कैसे अडाप्ट हुए हैं, तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, अडाप्टेशन हो रहा है। जो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनकी स्किन पे थिक फरी कोट होता है। तो इस तरीके से पोलर रीजन के एनिमल्स अपने आप को इस हैबिटाट में अडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट हैबिटाट आता है आपका एक्वेटिक हैबिटाट। इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, मैंने बताया था जो पानी में रहते हैं। और फिर मैंने आपको एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बताया था। तो उसी तरीके से एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। इट रिफर्स टू द रीजन कवर्ड विद वाटर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। तो ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे मतलब पानी से जो चीज़ें कवर होती है, जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपके एक्वेटिक हैबिटाट में भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ योर फ्रेश वाटर हैबिटाट, सेकेंड मैराइन हैबिटाट एंड थर्ड वन इज़ योर कोस्टल हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो वाटर बॉडीज़ होंगे जहाँ पे पानी, जिस रीजन में पानी होगा वो कैसा पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा। सो दीज आर द वाटर बॉडीज फिल्ड विथ फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है आपके, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। सेकेंड है आपका मैराइन हैबिटाट। मैराइन हैबिटाट ओशियन एंड सीज आर टर्म टू बी मैराइन हैबिटाट। तो जो आपके ओशियन होते हैं, सीज होते हैं, ये सारे आपके मैराइन हैबिटाट के अंदर आते हैं। एंड दीज आर फुल विद लाइफ। और यहाँ पे काफ़ी तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई इट इज़ सेड हेयर कि ये फुल विद लाइफ होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन मैराइन हैबिटाट। समझ आ गया। नेक्स्ट आपका आता है कोस्टल हैबिटाट। कोस्टल हैबिटाट क्या होता है, एक ऐसा हैबिटाट होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लैंड सी से मिलती है। अच्छा, आप जैसे समुद्र के पास जाते हो
तो सैंड होता है और सी होता है। बीच देखा है ना, बीच सबसे बड़ा कोस्टल हैबिटाट, कोस्टल एरिया होता है बीच आपका, तो वहाँ पे क्या होता है, सैंड भी होता है, समुद्र भी, सी भी होता है। तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ लैंड मीट्स द सी। दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी। आई होप नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है एक्लिमेटाइजेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम to adjust itself to the surrounding atmosphere is called acclimatization। तो acclimatization क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने बॉडी में छोटे मोटे चेंजेस या एडजस्टमेंट कर सके फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए, ताकि वो उस सराउंडिंग में अपने आप को अडाप्ट कर सके। ठीक है, तो कम समय में कोई अगर ऑर्गेनिज्म स्मॉल एडजस्टमेंट या चेंजेस कर रहा है अपने बॉडी में, कुछ समय के अंदर ही, छोटे मतलब काफ़ी कम पीरियड ऑफ टाइम में अगर वो अपने बॉडी में वो चेंजेस कर ले रहा है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर ले रहा है, ताकि वो उस सराउंडिंग में सर्वाइव कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, सो अभी हमने टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ लिया, अडाप्टेशन का मतलब समझ लिए, एक्लिमेटाइजेशन क्या एबिलिटी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो है, दो कंपोनेंट होता है हैबिटेट के, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो अभी मैंने आपको हैबिटेट में पढ़ते वक्त बताया था कि एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बताया था। वेट, लेट मी गेट टू दैट पॉइंट। तो देखो मैंने आपको यहाँ बताया था ना एबायोटिक फैक्टर्स, तो जैसे एबायोटिक के अंदर आते हैं एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती है। पर एक्चुअली में एबायोटिक होता क्या है, तो अब उसके मतलब समझ लेते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी हैबिटेट के अंदर, वो होता है बायोटिक कंपोनेंट, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं किसी भी हैबिटेट में, उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जैसे कि आपका प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या है, बायोटिक है, लिविंग है, दैट्स वाई दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग है, इसमें एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर, ये तो नॉन लिविंग है ना, लिविंग तो है नहीं, दैट्स वाई दे आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड द फेवरेबल कंडीशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोवाइडेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला एबायोटिक कंपोनेंट हमारा एयर, ये काफ़ी एसेंशियल होता है अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। प्लांट्स आपका वो CO2 लेता है एंड रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, एंड ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं आपका CO2। तो इतना तो आप पढ़ चुके होगे, आई होप, अगर ये चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इतनी तो चीज़ें कॉमन है, पता होगा आपको। नेक्स्ट सॉइल, सॉइल क्या होता है, ये अर्थ की टॉप मोस्ट, सबसे ऊपरी परत होती है, ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट वेज में प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाटर। वाटर फॉर्म्स अ मीडियम फॉर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो वाटर क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक जरिया है जिससे हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पहले समझ लो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में, बॉडी में होते हैं, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और या फिर बेसिक मटेरियल्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के लिए नीडेड है उसके लिए ये रिएक्शंस हेल्पफुल होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो किसी बॉडी में होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या बेसिक मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो वाटर क्या है, उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करे, एक जरिया है जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सके हमारे बॉडी में। नेक्स्ट हमारा आता है सनलाइट। तो ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का एंड अल्टीमेट है,
जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह रहे हैं, जैसे अगर प्लांट है, प्लांट को भी फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें वो सनलाइट का हेल्प लेता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट आपका है प्लांट्स, देखो ये रहा गया ना, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट। नेक्स्ट आपका आता है एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द सनलाइट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर प्लेस। तो टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर यानी तापमान। तो किसी भी जगह का तापमान किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे डिपेंड करता है कि उस प्लेस पे जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे सनलाइट कितनी अवेलेबल है। अगर आपकी सनलाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी हाई होगा, तो सनलाइट कम है तो आपका टेम्परेचर भी लो होगा। टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की ह्यूमिडिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उस पर फ़र्क डालता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी आ जाना, मॉइस्चर इन एयर, दैट इज़ योर ह्यूमिडिटी। तो ये आपकी चीज़ें थी। अब इसमें आपका एक एक्वेटिक हैबिटाट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, माउंटेन है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं। एक्वेटिक हैबिटाट वह हैबिटाट होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वाटर में रह रहे हैं एंड दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाट। ये चीज़ें बता दी हैं। इनके अंदर आपका पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। वाटर एक मीडियम है एक्वेटिक हैबिटाट का। फिर आपका टेरेस्ट्रियल में जहाँ लैंड पे रहता है आपका क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो प्लेस ऑफ लिविंग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहलाता है। इसमें भी एग्जांपल्स हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए। एंड माउंटेन क्या होता है कि स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है जहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और एरिया स्नो से कवर्ड होता है। और यहाँ पे जैसे कि ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकन्स, एनिमल्स, स्नो बेयर एंड, और ये तो प्लांट्स हो गए आपके, ग्रासेस, मॉसेस, लाइकन्स। और जो एनिमल जैसे कि स्नो बेयर, फॉक्स, वाटर फाउल, मस्क, डेयर एंड वुल्फ आर फाउंड कॉमनली इन दिस हैबिटाट। तो माउंटेन में किस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और काफ़ी तरीके की सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटाट, तो वो इस सेम हैबिटाट को शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद ये तो ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको आज चीज़ें बताई हैं, हैबिटाट, एडाप्टेशन, बायोटिक फैक्टर्स, कंपोनेंट्स और कुछ वर्ड्स जो आपको जैसे नहीं समझ में आए होंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये इसमें फॉरेस्ट में क्या मिलता है, कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स, क्या कंडीशंस होती है, क्या एडाप्टेशन कोई एनिमल करता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द नोट or any other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you so much.